नमस्कार मित्रों, अब अपन आगे का भाग पढ़ेंगे बीकानेर इतिहास का। और बीकानेर के अगले शासक हुए महाराजा राय सिंह। राय सिंह जी का शासन चलता है 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक। और महाराजा राय सिंह जी को पहले अकबर की सेवा में भेज दिया था महाराजा कल्याणमल ने, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और जब महाराजा राय सिंह जी अकबर की सेवा में थे उस समय इनको जोधपुर दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया 1572 ईस्वी से 1574 ईस्वी। जोधपुर प्रशासक 1572 ईस्वी से 1574 ईस्वी। अब कारण क्या रहा प्रशासक नियुक्त करने का, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1569 ईस्वी के अंदर अकबर ने एक नागौर दरबार लगाया और दरबार के थ्रू उसने सारे राजाओं को इकट्ठा किया और अपनी अधीनता स्वीकार की। लेकिन जोधपुर का शासक उस समय था राव चंद्रसेन, और चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तब अकबर ने जोधपुर दुर्ग पर आक्रमण किया हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। और हुसैन कुली खां ने जब आक्रमण किया तब राव चंद्रसेन जोधपुर दुर्ग को छोड़कर सिवाना भादराजून चले गए थे। और उसके बाद में अकबर का अधिकार हो गया जोधपुर पर, और अकबर ने बाद में महाराजा राय सिंह जी को जोधपुर दुर्ग का प्रशासक नियुक्त कर दिया। तो जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया तो कुछ जागीरदार और रावचंद्र सेन वगैरह विद्रोह भी करते थे, तो इन्होंने जोधपुर पर प्रशासक रहते हुए इन्होंने रावचंद्र सेन पर नियंत्रण स्थापित किया। रावचंद्र सेन पर नियंत्रण स्थापित किया। उस समय सिवाना का शासक था पत्ता राठौड़ पर भी नियंत्रण स्थापित किया। ये बिल्कुल अकबर के खिलाफ थे सारों के, जिनके मैं नाम लिख रहा हूँ। उस समय कला राठौड़ सोजत पाली के अंदर थे, उस पर भी नियंत्रण स्थापित किया। कला राठौड़। और एक जालोर का शासक था ताज खां, उस पर भी नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद में अकबर ने इनको गुजरात भेज दिया। अकबर के कुछ भाई लोग थे मिर्जा बंधुओं ने वहाँ पर गुजरात में अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो एक मिर्जा वहाँ पर गुजरात के अंदर नियुक्त किया हुआ था, मिर्जा बंधु था, इब्राहिम मिर्जा। इसने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो इब्राहिम मिर्जा और राय सिंह जी के बीच में एक युद्ध हुआ, काठेली का युद्ध। इस युद्ध में महाराजा राय सिंह ने इब्राहिम मिर्जा को हरा दिया। इसके बाद में एक था हुसैन मिर्जा। इब्राहिम मिर्जा के बाद में हुसैन मिर्जा ने विद्रोह कर दिया, तो इसको राय सिंह जी ने मार दिया। उसके बाद में महाराजा राय सिंह जी को काबुल, कांधार, अफगानिस्तान भेज दिया। वहां पर हकीम मिर्जा का विद्रोह दबाया। मिर्जा हकीम का विद्रोह दबाया। इतने सारे विद्रोह दबाए तो अकबर ने खुश होकर इनको 4000 का मनसब दिया। 4000 का मनसब दिया और इनको
बटनेर दुर्ग की जागीरदी, बटनेर दुर्ग की जागीरदी। और 1577 ईस्वी के अंदर इनको 51 परगने गिफ्ट दिए। 1551 ईस्वी में 77 ईस्वी में 51 परगने गिफ्ट दिए। ठीक। इसके बाद में सन 1605 ईस्वी के अंदर बादशाह अकबर की मृत्यु हो जाती है और 1605 के बाद में अगला शासक दिल्ली का बादशाह बनता है जहांगीर। और जहांगीर का सबसे विश्वसनीय राजा था तो वो थे राय सिंह जी, क्योंकि अकबर के समय सबसे जो विश्वसनीय राजा थे वो थे मान सिंह जी और जहांगीर के समय सबसे विश्वसनीय थे राय सिंह जी, क्योंकि मान सिंह जी ये चाह रहे थे कि उसके भाणेज खुसरो को अगला दिल्ली का बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि अगला शासक अकबर का बेटा जहांगीर बन गया। तो जहांगीर जैसे ही दिल्ली का बादशाह बना तो खुसरो ने विद्रोह कर लिया और विद्रोह को दबाने के लिए अब जहांगीर को जाना खुसरो के विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन अब आगरा के दुर्ग की जवाबदारी किसको सौंपे? तो तत्कालीन महाराजा राय सिंह जी को बुलाया बीकानेर से। जैसे ही जहांगीर राजा बना तो राय सिंह जी को बुलाया और राय सिंह जी को उसके लिए की जवाबदारी सौंपी और जहांगीर ने खुसरो के विद्रोह को दबाया। तो इसके बाद में जहांगीर ने राय सिंह जी का मनसब बढ़ाकर 4 से 5,000 कर दिया, 4 से 5,000 कर दिया। इसके बाद में जहांगीर ने इनको दक्षिणी भारत भेज दिया और वहीं पर राय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है बुरहानपुर एमपी, बुरहानपुर एमपी। यहाँ पर राय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। और अब अपन बात करेंगे राय सिंह जी के सांस्कृतिक उपलब्धियों की। तो देखिए पहला कार्य क्या था इनका, इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग का निर्माण चला 1599 ईस्वी से 1594 ईस्वी, मंत्री करमचंद की देखरेख में चला। राय सिंह जी का मंत्री था करमचंद, उनको सब जवाबदारी दे के आए, करमचंद जी आपका काम जाने, आप जानो इस दुर्ग का निर्माण करवाना है। तो करमचंद ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया और इस दुर्ग के द्वार पर एक राय प्रशस्ति लिखी हुई है, राय प्रशस्ति। इस प्रशस्ति को एक जैन मुनि था जैता, उसने लिखा, जैन मुनि जैता ने लिखा। और इस दुर्ग के सूरज पोल पर, इस दुर्ग के सूरज पोल पर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई है। महाराजा जयसिंह द्वारा निर्माण करवाया गया और जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया चित्तौड़ के तीसरे साके में शहीद हो गए थे। तो कैसे शहीद हुए, क्या हुआ, वो अपन मेवाड़ जब पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। और राय सिंह जी का आगे देखो, चित्रकला का प्रारंभ राय सिंह जी के समय हुआ था। चित्रकला, बीकानेर में चित्रकला का प्रारंभ राय सिंह जी के समय हुआ था। और खुद आंसू कवि थे। एक बार क्या होता है
आंसू कवि का मतलब होता है कि हाथों हाथ कविता बनाना। तो एक बार क्या हुआ कि राय सिंह जी दक्षिणी भारत से कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनको एक फूग का पौधा दिख गया। तो जैसे ही फूग का पौधा दिखा तो उनको लगा यार ये तो हमारे देश का है, क्योंकि फूग के पौधे पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा होते हैं और पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उनको अपने गांव की याद आ गई, अपने देश की याद आ गई। फिर उन्होंने हाथों हाथ दोहा बोला कि तू स्वदेशी रूखड़ो मैं परदेशी लोग, मैं तो अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। हमारे को तो अकबर ने बुलाया परंतु तू क्यों आया फोग। तो ऐसे करके ये वो हाथों हाथ जो कविताएं बना देते हैं उनको आंसू कवि बोलते हैं। तो इनका एक दरबारी कवि था जय सोम, इसने एक ग्रंथ लिखा। मैं इस ग्रंथ की पहले ही बात कर चुका हूं। इस ग्रंथ का नाम है करमचंद वंशोत किरण कम काव्यम, वंशोत किरणकम काव्यम। इस ग्रंथ के अंदर महाराजा राय सिंह जी को राजेंद्र कहा, वह राजा जो शत्रुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है। और इस ग्रंथ के अंदर ही राव लूण कर्ण को दानी कर्ण कहा गया है। और अपने एक इतिहासकार हुए मुंशी देवी प्रसाद, जयपुर के थे मुंशी देवी प्रसाद, इन्होंने राय सिंह जी को राजपूताने का कर्ण कहा। कर्ण की बात मैं पहले भी कर चुका हूं। कलयुग का कर्ण रावलूण कर्ण, बिट्ठू सूजा ने कहा था, राव जैतसिरो संध नामक उस ग्रंथ के अंदर बिट्ठू सूजा ने रावलूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा। और मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह जी को राजपूताने का कर्ण कहा है। और महाराजा खुद विद्वान थे तो उन्होंने ग्रंथ भी लिखे। पहला है राय सिंह महोत्सव, राय सिंह महोत्सव। दूसरा है ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्नमाला। तीसरा है वैदिक वंशावली। चौथी है बाल बोधिनी, बाल बोधिनी। ये दोनों ही ज्योतिष से संबंधित है और ये दोनों ही वैद्य से संबंधित है। बाल बोधिनी वैद्य पर टीका लिखी गई। तो इसके बाद में अब अगला राजा अपन पढ़ेंगे महाराजा सूरसिंह। सूरसिंह का शासन चलता है 1612 से 1631 ईस्वी। सूरसिंह जी की कोई खास बात है नहीं। एक बार क्या हुआ था कि इनके समय एक इनकी कोई भतीजी जैसलमेर शादी की हुई थी और जैसलमेर में वो उनका हस्बैंड छोटी उम्र में चला गया था। तो उसके एक पुत्र था। तो पहले क्या हुआ था कि राजा बनने के चक्कर में एक दूसरे भाइयों को मार देते थे। तो उसने कहा कि मेरे बेटे को खतरा है और काकाश्री आप आओ तो मेरे को लेके चले जाओ। तो जब तक सूरसिंह जी पहुँचे तब तक
उसके बेटे की हत्या हो चुकी थी, या कोई कहते हैं मार दिया गया, कोई कहते हैं कि मर गया, तो उसकी हत्या हो चुकी थी। तो उसके बाद में सूर सिंह जी ने कहा भी आज के बाद हमारी रियासत का कोई भी बच्ची आगे जैसलमेर शादी नहीं होगी। सूर सिंह जी के बाद में राजा बनते हैं कर्ण सिंह, महाराजा कर्ण सिंह 1631 ईस्वी से 1669 ईस्वी, 1669 ईस्वी। अब देखो इनके समय, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, इनके समय एक युद्ध हुआ था, मत्तेरे की राड़ नामक युद्ध। मत्तेरे की राड़ का युद्ध, सोलह सौ 44 ईस्वी। इससे जस्ट 100 साल पहले 1544 में ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ था और 1644 ईस्वी में मत्तेरे की राड़ का युद्ध हुआ था। अब इसका मैं पहले बता चुका हूँ, मारवाड़ राठौड़ वंश उस समय पढ़ा था, उस समय बताया हुआ था कि भाई नागौर के अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य हुई युद्ध हुआ था, कोई मत्तेरे को लेकर, मत्तेरे की बेलों को लेकर, और उसमें कर्ण सिंह जी जीत गए थे। और दूसरी बात है, इनके 2 पुत्र थे, पद्म सिंह और केसरी सिंह। केसरी सिंह देखिए, सन 1657 के बाद में औरंगजेब के शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुए। तो उस उत्तराधिकारी युद्धों में कर्ण सिंह ने कोई भी युद्ध के अंदर भाग नहीं लिया, लेकिन एक युद्ध हुआ था, खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध, खजुआ का युद्ध। इस युद्ध के अंदर औरंगजेब और शाह शुजा अपने आपस में लड़े, और इस युद्ध में पद्म सिंह और केसरी सिंह औरंगजेब की तरफ से लड़े। और इस युद्ध में पद्म सिंह और केसरी सिंह इतनी बहादुरी से लड़े कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो औरंगजेब इतना खुश हुआ इनको बहादुरी को देकर कि अपने रुमाल से खुद पद्म सिंह के पैरों को साफ किया। और एक अंग्रेज अधिकारी हुए पाउलेट, पाउलेट कहते हैं कि अंग्रेज ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री हुए, रिचर्ड फर्स्ट। इनको जनता लॉयन ऑफ हार्ट कहती है, लॉयन ऑफ हार्ट। तो जैसे ही रिचर्ड प्रथम वहाँ की जनता के लिए लॉयन ऑफ हार्ट है, वैसे ही पद्म सिंह भारत की जनता के लिए लॉयन ऑफ हार्ट है। तो लॉयन ऑफ हार्ट की संज्ञा पाउलेट ने पद्म सिंह को दी। और पद्म सिंह जैसे अमर सिंह कटार के धनी थे, वैसे ही पद्म सिंह तलवार के धनी थे। औरंगजेब की जैसे अमर सिंह ने शाहजहां के साले सलावत खां की हत्या कर दी थी उस समय, उसी प्रकार पद्म सिंह ने भी औरंगजेब के दरबार के अंदर उसके कोतवाल की हत्या कर दी थी। इतने खतरनाक थे। तो इसके बाद में अपना आगे दूसरी बात करते हैं। कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहते हैं, जांगलधर बादशाह। अब क्यों कहते हैं वो मैं बताता हूँ। जांगलधर बादशाह, अब जांगलधर बादशाह क्यों कहते हैं? क्योंकि जांगल, बीकानेर को पहले जांगल देश कहा जाता था, मरु जांगला या मादरे जांगला भी कहा जाता था। इस कारण इनको जांगलधर बादशाह की उपाधि दी। अब उपाधि क्यों और किसने दी ये मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि औरंगजेब एक कट्टर
मुस्लिम था। उसकी कोशिश यही रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्टिंग करूं। तो उसको एक बार ऐसा लगा कि भाई राजपूतानी को सारों को पूरे के पूरे को मोमडन कन्वर्टिंग कर देता हूँ। अब कैसे करेंगे? तो उसको लगा भाई अगर यहाँ राजपूतानी के सारे राजाओं को अगर मैं मोमडन बना दूँ तो जनता तो अपने आप ही मोमडन बन जाएगी। तो क्या किया जाए? तो इसने सोचा कि भाई अटक पार करवा देते हैं और अटक से उधर ले जाकर अपन सारों राजाओं को दबाव बना के मुसलमान बना देंगे और उसके बाद में सारी जनता मुसलमान बन जाएगी। अब अटक नदी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में चलती है, और पहले हमारे पूर्वजों का रिवाज था कि अटक पार नहीं करते थे। कारण क्या था कि अटक से उस और मेले कुचले मलेश लोग रहते थे और वहाँ जाना अपना वर्जित मानते थे हिंदू लोग, इस कारण वहाँ नहीं जाते थे। तो सब राजाओं को आदेश दिया कि अटक के किनारे चलो, वहाँ कोई फंक्शन है। तो सब लोग चले गए और उसने औरंगजेब ने जाते समय ये भी कहा कि भाई सेना थोड़ी कम लेके चलना, सैनिक थोड़े थोड़े लेके चलना। तो सैनिक बादशाह के कहने पर राजाओं ने सैनिक थोड़े कम लिए और उसके बाद में सारी अपनी सेना लेकर, सब अपनी थोड़ी थोड़ी सेना लेकर अटक के किनारे चले गए। तो अब वहाँ जाने के बाद में कहा कि अटक से उस पार फंक्शन है। तब राजाओं को लगा यार मामला तो गड़बड़ है, क्योंकि अटक से उस पार करने, अटक उस पार करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो अब एक राजा अगर कहे कि भाई मैं अटक पार नहीं करूँगा तो सब राजा बादशाह के पक्ष में हो जाए, बाद में उस राजा को भारी पड़े, तो ये भी मामला गड़बड़। तब हिम्मत करके महाराजा कर्ण सिंह ने कहा कि बादशाह आज हमारे पुत्र हुआ है और मैं आज सबको दावत देना चाहता हूँ, आप लोग सब चले जाओ अटक से पार और हम कल आएंगे सारा हिंदू राजा। तो औरंगजेब वगैरह सारे चले गए और बचे पीछे हिंदू राजा सारे। दूसरे दिन जब नावें वापस आई हिंदू राजाओं को लेने के लिए, तब पहला वार नाव वे महाराजा कर्ण सिंह ने किया और कर्ण सिंह के नेतृत्व में सारी नावें तोड़ी गई और समाचार भिजवा दिया कि भाई हम नहीं आएंगे और ये खुला विरोध है। उस समय सारे राजाओं ने कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह की उपाधि दी। तो ये है कुछ जंगलधर बादशाह की उपाधि की कुछ कहानी। तो महाराजा खुद ही विद्वान थे, इन्होंने एक साहित्य कल्प दुरुम नामक ग्रंथ लिखा। साहित्य कल्प द्रुम ये अलंकार से संबंधित है और ये ग्रंथ कुछ इतिहासकारों की सहायता लेकर ग्रंथ लिखा। और इनके दो कवि थे, दरबारी कवि। पहला है गंगानाथ मैथिली। गंगानाथ मैथिली इसने कर्णभूषण एवं काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखा। कर्णभूषण एवं काव्य डाकिनी, काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखा। एक दूसरा कवि है कौशिक भट्ट। इसने कर्ण वंश नामक ग्रंथ लिखा। कर्ण वंश, ये दो गए ग्रंथ। फाइनली 1669 ईस्वी में महाराजा कर्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में राजा बनते हैं महाराजा अनूप सिंह। अनूप सिंह का शासन चलता है 1669 ईस्वी से 1698 ईस्वी। ये अनूप सिंह। सोलह सौ 1669 ईस्वी से
1698 ईस्वी। अब देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बीकानेर के ज़्यादातर राजाओं को औरंगाबाद, दिल्ली के बादशाह दक्षिणी भारत भेजते थे विद्रोह दबाने के लिए। तो औरंगजेब ने अनूप सिंह को भी दक्षिणी भारत भेज दिया, वहाँ पर इन्होंने विद्रोह को दबाया। तब औरंगजेब ने इनको माही बरातीव की उपाधि प्रदान की। माही बरातीव, माही बरातीव, ये जैसे महावीर चक्र, परमवीर चक्र जैसे सेना में मेडल देते हैं, वैसे ही ये महाबरातीव उपाधि थी उस समय की। और जब अनूप सिंह जी दक्षिणी भारत में थे, उस समय औरंगजेब के लोग हिंदू मंदिरों को, हिंदू मूर्तियों को बहुत ज़्यादा तोड़ रहे थे। तब वहाँ के लोग मूर्तियों को पानी में, नदी में बहा रहे थे, यमुना जी के अंदर। तब अनूप सिंह जी ने कहा कि आप इस मूर्तियों को पानी में मत बहाओ, मेरे को दे दो, मैं बीकानेर में अच्छे तरीके से रख दूंगा। तब उन लोगों ने कहा भाई औरंगजेब तो यहाँ आके तोड़ता है, वहाँ पर आके भी तोड़ देगा। तब अनूप सिंह जी कहा इतना वो नहीं कर पाएगा, आप मुझे मूर्तियाँ दे दो। तब उन लोगों ने अनूप सिंह जी को सारी मूर्तियाँ दे दी। और मूर्तियाँ देने के बाद अनूप सिंह जी यहाँ लेके आए और यहाँ पर सारी मूर्तियों का एक साथ मंदिर बनाया। और उस मंदिर का नाम है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। और इस मंदिर में एक मूर्ति है, गणपति भगवान की मूर्ति। उस मूर्ति का नाम है गणपति हेम्बर मंदिर, सॉरी गणपति हेरम मूर्ति। हेरम का अर्थ होता है शेर। गणपति जी की सारी मूर्तियाँ जो गणपति जी सवारी कर रहे हैं वो सारे सुबह पे कर रहे हैं और उस मूर्ति पर शेर की सवारी करते हैं। तो इस मंदिर के अंदर गणपति हेरम्ब मंदिर मूर्ति रखी हुई है, गणपति जो शेर पर सवारी कर रहे हैं। और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जो बीकानेर में है, इसका निर्माण महाराजा अनूप सिंह जी ने करवाया। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जो मंडोर में बनाई गई महाराजा अभय सिंह द्वारा, साल थोड़ी बड़ी होती है और मंदिर थोड़ा छोटा होता है, होती वजह से मूर्तियां ही रखी हुई होती है। अब देखो, एक इन्होंने पुस्तकालय का निर्माण करवाया, उसका नाम अपने खुद पे ही लिखा, अनूप पुस्तकालय। अनूप पुस्तकालय। इस पुस्तकालय में दक्षिणी भारत से कई संस्कृत की किताबें लेके आए और यहाँ पर जो संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद करवाया, संकलन करवाया। और कुंभा का जो संगीत ग्रंथ था, रसिक प्रिया, चंडी शतक, ये संगीत राज, ये सारे बिखरे हुए थे उस समय और सारों को एकत्रित संकलन करके इस अनूप पुस्तकालय में रखवाया। और एक किताब थी सूककारिका। सूककारिका, इस किताब का मारवाड़ी में अनुवाद करवाया, संस्कृत भाषा में थी, इस किताब का मारवाड़ी भाषा में अनुवाद करवाया। मारवाड़ी भाषा में अनुवाद करवाने के बाद इसका नाम रखा गया
दंपति विनोद, दंपति विनोद। अब देखो, ये जो दंपति विनोद किताब थी, ये तोता और मैना की कहानियों की किताब थी। तोता अपनी बेवफाइयों की बात बताता और मैना अपनी बेवफाइयों की बात बताती कि मेरे साथ ये बेवफाइयाँ हुई। बाद में तोता बताता कि मेरे साथ में ये बेवफाइयाँ हुई। तो इस किताब का नाम था, इसमें बहुत कहानियाँ हैं, शूककारी का, और शूककारी का दूसरा मारवाड़ी में जब इसका अनुवाद किया तो इसका नाम दंपति विनोद रखा गया। इसके बाद में एक और किताब है वेताल पचीसी, वेताल पचीसी। इस किताब को भी मारवाड़ी में अनुवाद करवाया। इसके बाद में श्रीमद् भगवद गीता का मारवाड़ी में अनुवाद करवाया। इस ग्रंथ का अनुवाद, गीता का अनुवाद आनंद राम नामक व्यक्ति द्वारा किया गया, गीता का अनुवाद। और महाराजा खुद विद्वान थे और इन्होंने कई किताबें लिखी। पहली किताब है अनूप विवेक, अनूप विवेक। दूसरी है काम प्रबोध। तीसरी है श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। और एक किताब है अनुपोदय, अनुपोदय। अनुपोदय संगीत पर लिखी गई टीका है। जैसे रसिक प्रिया ग्रंथ कुंभा ने एक टीका लिखी थी, एक कोई राइटर था जयदेव, उसने गीत गोविंद टीका लिखी। गीत गोविंद, एक गीत गोविंद संगीत पर ग्रंथ लिखा। उस गीत गोविंद पर टीका लिखी अनूप सिंह जी ने, अनुपोदय। ये संगीत का ग्रंथ है, संगीत पर टीका लिखी गई है। तो अनूप सिंह जी के समय चित्रकला का जो काल था वो स्वर्ण काल माना जाता था। मथेरण कला और उस्ता कला, इनका खूब विकास हुआ अनूप सिंह जी के समय। और इनके दरबारी कवि की अपन बात कर लेते हैं। इनके दरबारी कवियों की बात कर लेते हैं। इनका पहला है दरबारी कवि भाव भट्ट, भाव भट्ट। इसने पहला ग्रंथ लिखा संगीत अनूप, अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, दूसरा इनका दरबारी कवि था मनीराम, मनीराम दीक्षित, मनीराम दीक्षित। औरंगजेब के समय संगीत औरंगजेब के दरबार में बैन कर दिया था और उसके बाद में सारे के सारे दरबारी जो संगीतज्ञ थे दिल्ली में, वो सारे के सारे छोड़कर वहाँ से चले गए। और मनीराम दीक्षित बीकानेर आए और मनीराम के साथ में कई संगीतज्ञ यहाँ पे अनूप सिंह जी ने यहाँ पर शरण दी और यहाँ पर बीकानेर में आए। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा संगीत से संबंधित, अनूप व्यवहार सागर, अनूप व्यवहार सागर। दूसरा
तीसरे इनके थे भाव भट्ट, सॉरी अनंत भट्ट, अनंत भट्ट। इन्होंने तीर्थ रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा। इसके बाद में अगले शासक बनते हैं अनूप सिंह जी के बाद में सूरत सिंह जी। सूरत सिंह जी, इनका शासन चलता है 1787 ईस्वी से 1828 ईस्वी तक। सूरत सिंह 1787 ईस्वी से 1828 ईस्वी। इनके समय जॉर्ज थॉमस एक नामक अंग्रेज अधिकारी था, इसने 2 बार आक्रमण किया। इतना ही लिखना आपने को, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। जॉर्ज थॉमस नामक एक व्यक्ति था जिसने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया इनके समय। इसके बाद में इन्होंने 1805 ईस्वी में भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया। भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया। और मंगलवार का दिन होने के कारण, मंगलवार के दिन ये जीते थे, और मंगलवार का दिन होने के कारण इस दुर्ग का नाम रखा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। और इसके बाद में सूरत सिंह जी के समय इन्होंने सूरू पर आक्रमण किया। सूरू का समय 1816 ईस्वी में इन्होंने सूरू पर आक्रमण किया। वजह ये रही कुछ कि सूरत सिंह जी कोई अपने भतीजे की हत्या करके बीकानेर के शासक बने, लेकिन इस कारण उस सूरू के शासक ने इनको टैक्स देने से मना कर दिया। और जब टैक्स देने से मना किया तो सूरत सिंह जी ने उसके ऊपर आक्रमण किया। और आक्रमण में पहली बार तो सूरू की सेना ने इनको पीछे धकेल दिया, लेकिन बाद में उनके पास धातु और मेटल वगैरह सारी बीत गए थे। तो धातु और मेटल बीता, तब वहाँ से चांदी की गोले चलने लगे। तब इनको पता चला कि भाई अब वहाँ पे मेटल ख़त्म हो गया। फिर इन्होंने आक्रमण किया और सूरू पर कब्जा कर लिया। उस समय सूरू का शासक था श्योजी सिंह या शिव सिंह। तो इस युद्ध में जब सूरू पर बीकानेर का आक्रमण हुआ, उस समय चांदी के गोले चले। और उसके बाद में सूरत सिंह के समय बीकानेर और अंग्रेज़ों के मध्य 1818 ईस्वी की शाही संधि हुई। और बीकानेर की ओर से साइन करने वाले व्यक्ति थे काशीनाथ ओझा। और अंग्रेज़ों की तरफ से एक ही व्यक्ति था जिसने सभी रियासतों की अंग्रेज़ों की तरफ से एक ही आदमी साइन किए, चार्ल्स मेटकॉफ।
जोधपुर, बीकानेर, जयपुर सबकी ओर से उसने साल्समेट को अपनी साइन किए। और इसके बाद में अगला राजा बनते हैं बीकानेर का रतन सिंह। रतन सिंह रतन सिंह रतन सिंह का शासन चलता है 1828 ईस्वी से 1851 ईस्वी में। 1851 ईस्वी। देखिए, इनके समय एक युद्ध हुआ, वासंती का युद्ध। वासंती का युद्ध 1829 ईस्वी। बीकानेर वर्सेज जैसलमेर। बीकानेर वर्सेज जैसलमेर। जैसलमेर का शासक उस समय था जैत सिंह। जैसलमेर का उस समय था शासक था जैत सिंह। और इनके मध्य कुछ ऊँटों को लेकर, ऊँट जैसलमेर और ऊँट ठोक के लेके चले गए थे, और इस ऊँटों को लेकर बीकानेर और जैसलमेर के मध्य युद्ध होता है और इसमें जैसलमेर फाइनली जीत जाते हैं। बाद में मेवाड़ महाराणा जवान सिंह यहाँ आकर युद्ध रुकवाते हैं और उसके बाद में एक अंग्रेज अधिकारी आता है ट्रेवेलियन। ये युद्ध रुकवा, ये पूरी समझाइश करवाता है पूरी की पूरी। और समझाइश करने के बाद में इनके बीच में समझौता हो जाता है, जो भी मामला था वो शांत हो जाता है। और ये युद्ध किसी दो रियासतों के मध्य अंतिम युद्ध था। इसके बाद में सारे के सारे अंग्रेजों से संधि कर ली और बिल्कुल युद्ध हुआ ही नहीं। ये अंतिम युद्ध था किसी देशी रियासतों के मध्य। और इस युद्ध का पूरा वर्णन एक अंग्रेज कमांडर था बोयलू, लिथलैग बोयलू। इसने अपनी किताब लिखी एक द पर्सनल नैरेटिव ऑफ टूर थ्रू वेस्टर्न स्टेट ऑफ रजवाड़ा। इस किताब में पूरे का पूरा इस युद्ध का वर्णन किया गया है खूब अच्छे तरीके से। इसके बाद में रतन सिंह अपने सारे सामंतों को गया लेके जाते हैं और गया में गंगा के किनारे स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद में सारे सामंतों और जागीरदारों को ये कसम दिलाते हैं कि आज के बाद अपनी रियासत के अंदर कोई भी कन्या वध नहीं करेगा। 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में बीकानेर ने कन्या वध पर रोक लगा दी थी। कन्या वध पर रोक लगा दी थी। इससे पहले कोटा और बूंदी भी लगा चुके थे। और फाइनली 1844 ईस्वी में अंग्रेजों ने कन्या वध पर पूरे भारत में रोक लगा दी थी। और रतन सिंह जी ने एक रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। रतन बिहारी मंदिर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ पर मदन मोहन जी की मूर्ति और बांके बिहारी जी की मूर्तियाँ थी। बाद में इस मूर्तियों को महंत जी कान्हा भरतपुर लेके चले गए थे, लेकिन इस मंदिर का निर्माण रतन सिंह जी ने करवाया था। ये मंदिर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। और 1857 की उसके बाद में अपन
आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद में राजा हुए सरदार सिंह जी। सरदार सिंह, इनका शासन चलता है 1851 ईस्वी से 1872 ईस्वी। इनका कोई खास काम है नहीं। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक थे और अंग्रेजों की सहायता की पांडलू पंजाब तक अपनी ऊँटों की सेना लेके गए अंग्रेजों की सहायता के लिए। इसके बाद में राजा बनते हैं 1872 से लेकर 1888 तक डोंगर सिंह। डोंगर सिंह के समय ये जो अपन भुजिया नमकीन खा रहे हैं, इनके समय शुरू हुई थी। इसके बाद में एक बहुत बड़े राजा हुए महाराजा गंगा सिंह। गजब पर्सनालिटी का मालिक था। तो इसको महाराजा गंगा सिंह जी को अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये बीकानेर, ये है महाराजा गंगा सिंह। 1888 ईस्वी से 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी। अब देखो, इनके समय जैसे ही राजा बने कुछ सालों के बाद में 1888 में ये राजा बने और 1899 ईस्वी में एक अकाल पड़ गया था। भयंकर अकाल पड़ा था जिसको बोलते सपनिया अकाल। विक्रम संवत 1956 में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ईस्वी सन में जब 57 जोड़ते हैं तो विक्रम संवत आ जाते हैं और विक्रम संवत में जब 57 घटाते हैं तो ईस्वी सन आ जाता है। तो विक्रम संवत 1956 और उसमें लोकल भाषा में अपन कहते हैं उसको सपनिया अकाल। तो महाराजा गंगा सिंह जी के समय सपनिया अकाल पड़ गया था, भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल में महाराजा ने खूब सेवाएं की, जनता की खूब सहयोग किया और खूब राहत कार्य खोले। तो इससे इस कार्यों से अंग्रेज़ों ने खुश होकर इनको केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की। केसर-ए-हिंद, केसर शब्द जर्मन है और केसर का मतलब है सम्राट। तो अंग्रेज़ों ने इनको सम्राट की उपाधि दी। एक बार क्या होता है कि गंगा सिंह जी सुबह सुबह दान कर रहे थे। उस समय दान कर रहे थे तो दान की लाइन के अंदर देखा तो एक महामना खड़े हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, BHU की। तो पंडित जी को देखा तब महाराजा को लगा भाई पंडित जी कैसे, तो पंडित जी आप कैसे खड़े, आप अंदर चलो। तब अंदर ले गए और बातचीत की। तब महाराज पंडित जी ने कहा भाई हम एक यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसमें आपके जो आपके पास पड़ोस के राजा है इन्होंने भी चंदा दिया है और आपसे भी मांग करते आपसे जो भी जुड़ता है वो दीजिए। तब महाराजा ने कहा भाई कितना धन चाहिए। तब पंडित जी ने कहा भाई धन तो खूब सारा चाहिए लेकिन आपसे जितना हो सके तक दीजिए क्योंकि धन तो हमारे पास बहुत कम पड़ रहा है। तब महाराजा गंगा सिंह जी ने एक ब्लैंक चेक दिया और ब्लैंक चेक में कहा भाई जितना धन चाहिए उतना आप ले लो। तो महाराजा गंगा सिंह जी ने BHU के निर्माण के अंदर सर्वाधिक आर्थिक सहायता प्रदान की और उसके बाद में इनको BHU का कुलपति भी बनाया गया कि भाई आपने खूब सारी आर्थिक सहयोग किया है, इस कारण हम आपको कुलपति बनाते हैं। तो अब अकाल के बाद में क्या होता है कि महाराजा ने सोचा भाई अकाल तो अगले साल भी पड़ सकता है और कई बार भी पड़ सकता है, अकाल का तो भरोसा कुछ नहीं है। तो जनता के लिए एक स्थायी समस्या का समाधान क्या होना चाहिए। तब महाराजा गंगा सिंह जी
अंग्रेज़ों के पास गए और वहाँ पर उन्होंने कहा भाई आप अगर पंजाब का पानी मुझे दे दें तो मैं मेरे यहाँ नहर लेके जाना चाहता हूँ। तब अंग्रेज़ों ने यस किया और महाराजा ने 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण करवाया। गंग नहर का निर्माण 1921 से लेकर 1927 तक 1921 से 1927 तक इसका निर्माण कार्य चला और 1927 के अंदर 5 अक्टूबर है, ऐसा कुछ मेरे को याद नहीं है, 5 अक्टूबर के आसपास इसका उद्घाटन किया गया। 1927 ईस्वी में उद्घाटन शिवपुरी हेडबॉक्स गंगानगर पर इसका उद्घाटन किया गया। शिवपुर हेडबॉक्स श्री गंगानगर। और ये गंग नहर पंजाब के हुसैनीवाला गांव से लाई गई। फिरोजपुर हेडबॉक्स से सतलज नदी पर ये सतलज नहर नदी से इस नहर को निकाला गया और इस नहर का जब उद्घाटन किया शिवपुर हेडबॉक्स पर, तब उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एडविन थे और महाराजा गंगा सिंह एक सुंदर सा चित्र है। कभी कभार आपने देखना कभी कभार आप इंटरनेट पे कि महाराजा खुद हल चला रहे हैं और पंडित मदन मोहन मालवीय जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं और मंत्रोच्चार के साथ में उद्घाटन कर रहे हैं। और इस गंग नहर का जो इंजीनियर था वो थे कंवर सेन। 1943 के अंदर महाराजा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में कंवर सेन 47 में इंडिया आज़ाद होने के बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास में जाते हैं और नेहरू जी कहते हैं कि हम उस समय अंग्रेज़ों के साथ में संधि करके वो नहर लेके आ गए थे। अब अगर आप ज़्यादा पानी दें तो हम एक और नहर लेके जाना चाहते हैं हमारी रियासत के अंदर। तब नेहरू जी ने यस कर दिया और सतलज और व्यास नदियों पे एक और नहर का निर्माण करवाया, राजस्थान नहर का। उस नहर की भी इंजीनियर कंवर सेन थे और उस नहर का बाद में नाम पड़ा इंदिरा गांधी नहर। और इसके बाद में महाराजा ने 1913 ईस्वी में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। ये जैसे आज की विधानसभा है वैसे ही प्रजा प्रतिनिधि सभा थी। उस समय राजा ने अपनी जनता को अधिकार देने की कोशिश की और एक बार क्या होता है कि सिंध के अंदर बॉक्सर भाइयों ने वो अंग्रेजों के खिलाफ बॉक्सर विद्रोह हो गया। उस विद्रोह को दबाने के लिए महाराजा गंगा सिंह जी को भेजा और महाराजा ने उस विद्रोह को दबाया और इस विद्रोह को दबाने के बाद में अंग्रेजों ने इनको सीन युद्ध मेडल दिया। सीन युद्ध मेडल 1899 ईस्वी। इसके बाद में इनके पास में सेना थी गंगा रिसाला। ये ऊँटों की सेना थी और इस सेना ने फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड में दोनों वर्ल्ड वॉर में इस सेना ने भाग लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वॉर फ्रंट पे महाराजा खुद थे और उस समय अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे ये सारे भारत की सेना। तो टर्की और ब्रिटेन की युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध में ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ जो युद्ध लड़ रहे थे वो थी गंगा रिसाला सेना, ओटोमन साम्राज्य। तो आपने सुना होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ओटोमन साम्राज्य को बिखेर दिया, बिल्कुल इसका नामो निशान मिटा दिया गया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक शांति सम्मेलन हुआ था 1918 के अंदर।
18 के अंदर 1918 ईस्वी के अंदर पेरिस के अंदर एक शांति सम्मेलन हुआ। 1918 ईस्वी पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन। पेरिस शांति सम्मेलन। इस युद्ध में, इस शांति सम्मेलन में अगर किसी को बुलाया, अगर किसी राजा को बुलाया तो वो महाराजा गंगा सिंह थे। महाराजा गंगा सिंह इकलौते ऐसे आदमी थे जिन्होंने शांति सम्मेलन में भाग लिया और युद्ध में भी भाग लिया। और इसमें एक वर्साई की संधि हुई, वर्साई की संधि। इस संधि में भी महाराजा की ने साइन की, महाराजा के साइन, साथ में महाराजा की साइन हुए। और इस शांति सम्मेलन में 32 लोगों ने भाग लिया और इसमें से 4 बड़े लोगों ने भाग लिया। उनको बिग 4 बोला जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन और इटली के प्रधानमंत्री ऑर्लैंडो और फ्रांस के राष्ट्रपति क्लेमेंस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, इस 4 बिग 4 ने भाग लिया और साथ में 28 लोगों ने भाग लिया। 32 लोगों ने कुल मिलाकर भाग लिया और 32 लोगों की मूर्तियां लंदन के इंपीरियल म्यूजियम, इनकी याद में इंपीरियल म्यूजियम बनाया गया। और इंपीरियल म्यूजियम के अंदर इन 32 लोगों की मूर्तियां बनाई गई। और इस 32 में से एक महाराजा गंगा सिंह जी की मूर्ति है, जिन्होंने खाकी वर्दी और ऊपर पगड़ी पहनी हुई, बाकी सब सूट बूट में है। और एकमात्र व्यक्ति है जो पगड़ी में है। और इसके बाद में पेरिस शांति सम्मेलन के बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने कहा भाई आगे से कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो। तब अपने देशों का संगठन बनाते हैं, राष्ट्र संघ। अमेरिका के कहने पर एक संघ का निर्माण किया गया। हालांकि ये चला नहीं, कुछ समय चला। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण गठन करना पड़ा, लेकिन पहली बार ये राष्ट्र संघ बना, लीग ऑफ नेशन। तो इसमें भारत को सदस्यता दिलाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था 1924 के अंदर, जिनेवा सम्मेलन, जिनेवा सम्मेलन 1924 ईस्वी। ठीक, इस जिनेवा सम्मेलन के अंदर भारत को राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिए, उस समय भारत को ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था, तो ब्रिटिश इंडिया को सदस्य बनाने के लिए एक मॉन्टेक्यू करके थे भारत के सेक्रेटरी, वो यहाँ इस सम्मेलन में गए और कहा भाई भारत को, ब्रिटिश इंडिया को राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना। तब बिल्कुल क्लेमेंस ने मना कर दिया, फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई नहीं बनाएंगे। तब इन्होंने दलीलें दी मॉन्टेक्यू का, भाई अलग देश है, उसका अलग भूगोल है, उसका अलग इतिहास है, उसके अलग सिस्टम है और हमारा उस पर कब्जा है और इसको राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना चाहिए। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि ब्रिटिश इंडिया के नाम से कोई देश नहीं है। तब मॉन्टेक्यू परेशान होकर वापस होटल आए तो महाराजा गंगा सिंह जी से मिले कि भाई हमारा नाम, ब्रिटिश इंडिया का नाम नहीं लिखा गया है। तब महाराजा गंगा सिंह जी ने कहा भाई अगर आप कहे तो मैं कोशिश कर लूँ, तो कि आप जाओ तो भले जाओ, बाकी मैंने कोशिश कर ली तो एक बार मैं जाके आता हूँ। तब महाराजा गंगा सिंह जी गए और मात्र 1 घंटे के अंदर ब्रिटिश इंडिया का नाम राष्ट्र संघ में लिखवा दिया। और मॉन्टेक्यू ये भी कहते हैं कि मेरे को आश्चर्य तो उस समय हुआ कि अगले ही दिन फ्रांस के राष्ट्रपति क्लेमेंस और
महाराजा गंगा सिंह एक साथ पेरिस के जंगलों के अंदर चीते का शिकार करने के लिए गए और उसके बाद में क्लीमेंस खुद 1930 ईस्वी के अंदर बीकानेर की यात्रा पर आए। बीकानेर यात्रा पर आए और महाराजा के 50 साल पूर्ण होने के बाद में एक समारोह का आयोजन हुआ। उस समारोह में अंग्रेजों ने इनको जनरल की उपाधि प्रदान की। भारत का एकमात्र राजा जिसको अंग्रेजों ने जनरल की उपाधि दी। और महाराजा ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया जिनका वर्तमान स्वरूप है, जैसे रामदेवरा मंदिर का वर्तमान स्वरूप है हनुमान मेड़ी जो मंदिर है हनुमानगढ़ के अंदर, गोगा मेड़ी है जो हनुमानगढ़ के अंदर, उसके वर्तमान स्वरूप मंदिर का निर्माण वर्तमान मंदिर का स्वरूप का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। और एक मंदिर और है, अब मेरे को याद नहीं आ रहा, करणी माता जी के मंदिर का निर्माण जो वर्तमान मंदिर है, वर्तमान जो स्वरूप है, उस मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। तो महाराजा गंगा सिंह जी ने 1931, 32 और 33 तीन गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों में भाग लिया। और इसके बाद में पहले बीकानेर के सिक्कों पर विक्टोरिया लिखा जाता, उसके बाद में विक्टोरिया एम्प्रेंस लिखा जाता, लिखने लग गए अंग्रेज 50 साल पूर्ण होने के बाद में। उपलक्ष्य में विक्टोरिया एम्प्रेंस नाम लिखना शुरू हो गया बीकानेर के सिक्कों पर। उसके बाद में एक भारत के राजाओं का एक संघ बना, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। उसका नाम बदलकर बाद में कर दिया गया नरेंद्र मंडल 1921 ईस्वी। इसके प्रथम चांसलर महाराजा गंगा सिंह जी को बनाए गए, प्रथम चांसलर। और इसके बाद में 1943 के अंदर महाराजा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में बीकानेर के अगले शासक बनते हैं शार्दुल सिंह जी। और शार्दुल सिंह जी ने भारतीय संघ जब बना आज़ादी के बाद में, तब अपनी रियासत का सबसे पहले अगर भारतीय संघ में कोई विलय हुई तो बीकानेर की रियासत राजपूताना से विलय हुई। इसके साथ में ही बीकानेर का इतिहास समाप्त होता है, क्योंकि एकीकरण के समय बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह जी। और अगला भाग अगली बात अपन अगले भाग में पढ़ेंगे। श्री राधे, हरि ओम।